नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक गंभीर बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। गहलोत सरकार में रेप का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। राजस्थान के बाड़मेर में रेप की घटना ने सबको झकझोर दिया है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद इस बच्ची का रेप किया गया। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय परिवार के दूसरे लोग वोटिंग करने के लिए गए हुए थे। वारदात को दरिंदों ने किडनैपिंग के बाद अंजाम दिया। गंभीर स्थिति में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वारदात को गांव के ही 2 युवकों ने अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने अश्लील तस्वीरें भी खींची। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। ये बच्ची की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो पीड़िता है जिसका पहले अपहरण किया गया और उसके बाद फिर उसका रेप किया गया। क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। 15 वर्षीय बालिका थी जो कल 2 बजे घर से निकली और जब रात को 8 बजे तक नहीं आई तो परिजन पुलिस चौकी बिहाड़ में आए। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। तो उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। होश में आने पर उसने बयान दिए कि 2 लड़के जो हैं वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूंकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है और हमारी टीमें लगी हुई है। कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं जयपुर। शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, गांव के ही लड़के हैं, पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? एसपी साहब आकर बयान दे देते हैं, बता देते हैं, लेकिन ये दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों? बिल्कुल सईद, ये दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरह से स्कूल के पीछे लड़की घायल अवस्था में मिली और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घर से उठाकर दिन दहाड़े गैंगरेप किया गया, जिस तरह के आरोप लगे हैं। माता पिता पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वोट देने गए थे, लेकिन राजस्थान सरकार की रूह नहीं कांपती है। हाथरस पर हाय करते हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक गांव नहीं पहुंचा उस बच्ची का सुध लेने। केवल प्रशासनिक अधिकारी जाके अस्पताल में बच्ची का सुध लिए हैं। इस तरह के हालात हैं कि इतने वक्त बीत जाने के बावजूद, गांव के ही आरोपी होने के बावजूद, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, शरद एक बात और पकड़े गए हैं। पुलिस जो है उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में बिजी है। शरद, पहले इस लड़की का अपहरण किया गया, इसे किडनैप किया गया, उसके बाद लेकर गए, फिर गैंगरेप किया। इतनी दरिंदगी पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया इस घटना ने। क्या राजस्थान में भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में हमें देखने को मिला? पुलिस प्रशासन का कोई डर, कोई खौफ इन अपराधियों में नहीं है शरद? देखिए, खौफ तब होता है जब सरकार कुछ करती हुई दिखती है। यहाँ पर हाथरस के बरक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पूरे जिले में देख ले राजस्थान के, कहीं भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा उस पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में अपराधियों के इकबाल बुलंद हैं। इस तरह की घटना होने के बाद, हाथरस जैसी घटना होने के बाद, जिस तरह से घर से उठा के अगवा करके गैंग रेप करके बुरी हालत में स्कूल के पीछे पटक के छोड़ दिया गया और पुलिस उठाकर लाती है और अस्पताल में भर्ती कराती है, उसके बावजूद अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत क्या है और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान की सरकार कितनी गंभीर है। निश्चित रूप से सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सवाल है सरकार पर, राजस्थान की सरकार पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, कि वो क्या कर रहे हैं देश अपने प्रदेश की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए। शरद बने रहिए हमारे साथ। हमारे देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। 6 बलात्कार अकेले राजस्थान के 8 जिलों में दर्ज होते हैं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर डीआईयू ने जिलेवार बलात्कार मामलों की एक रिपोर्ट की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में सबसे 10 खतरनाक जिले जहां बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, 8 जिले राजस्थान के हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर 507 मामलों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जब राजधानी का यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए, जयपुर के अलावा
भरतपुर 290 रेप, अजमेर 256 रेप, गंगानगर 248 रेप, अलवर 236 बलात्कार, जोधपुर 231, बीकानेर 227 बलात्कार, बांसवाड़ा 223, जहां बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए हुए हैं। सतीश पूनिया जी, बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश जी, क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? अगर सरकार, प्रशासन, पुलिस का खौफ अपराधियों में सतीश जी नहीं है, तो क्या यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार, सोती हुई सरकार को जगाया जाए? क्या कर रहे हैं आप? हम तो पूरा संघर्ष कर रहे हैं कोरोना के बीच में भी, और परसों भी पूरे प्रदेश में बड़े व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां दी हैं। हमारे सांसद और विधायकों पर इस सरकार ने अभी परसों ही मुकदमे दर्ज किए इन बातों को लेके। हम तो पूरे तरीके से तैयार है इस बात को। आज अभी मैं आपके फोनों से पहले गवर्नर से हम लोग मिलके आए हैं जी। और उनको ये कहा है कि आप इसकी समीक्षा भी करें और संज्ञान में लें, और जरूरत पड़े तो खुद हस्तक्षेप करें इस मामले में, क्योंकि राजस्थान अब क्राइम की कैपिटल बन चुका है। क्यों अपराधियों को डर नहीं है सतीश जी आपकी दृष्टि में? इसीलिए देनी पड़ी। क्यों हमारी बच्ची का घर से अपहरण करके ले जाते हैं अपराधी? सतीश जी, क्या पुलिस प्रशासन का ये खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में, गुंडों में, बदमाशों में, जो इस तरह की हरकत करते हैं? सतीश जी, मेरे देखने में तो इससे कमजोर और लचर सरकार कभी आई नहीं राजस्थान में, जिसने राजस्थान को क्राइम कैपिटल बना दिया हो। और ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 3,05,000 मुकदमों में 10% मुकदमे महिलाओं के अपराधों के प्रति हैं। और केवल आज से नहीं है, जब से ये सरकार आई है, थानागाजी के गैंगरेप से लेके आज बाड़मेर की घटना तक एक लंबी फहरिस्त है। 14.8% घटनाएं सिर्फ महिलाओं के अपराधों के प्रति जी। नहीं, बिल्कुल आंकड़े हम दिखा रहे हैं सतीश जी, राजस्थान सबसे आगे है। सतीश जी, क्या ये बच्ची जिस जिले में है, आपका कोई नेता, आपका कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से, आपने किसी को भेजा, सॉरी आपकी पार्टी की तरफ से ही आपने किसी को भेजा, कोई गया? बिल्कुल, मैंने अभी हमारे जिलाध्यक्ष को सुबह ही बात हुई हमारे केंद्रीय मंत्री से, जो वहाँ के सांसद हैं, उन लोगों ने पूरा संज्ञान लिया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम लोग इस पूरी घटना के बारे में अपडेट भी किया है, और हमारी तरफ से पुरजोर तरीके से जो हमसे होगा हम करेंगे। सतीश जी, क्या करेंगे आप? किस तरह का सरकार पर दबाव बनाने के लिए करेंगे? क्योंकि ये भी हो सकता है कि बस आपने खाना पूर्ति कर दी, आवाज़ उठा दी, गवर्नर से मिल लिए, लेकिन कोई ऐसा कार्य आपकी तरफ से सतीश जी जिस पर वाकई सरकार को झुकना पड़े, अपराधी डरें, पुलिस प्रशासन चौकस हो? नहीं, वो तो आप राय दीजिए, बाकी हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। और कोरोना के संकट के बीच में मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, और उसके बाद पहली बार निकला उस 2,500 की भीड़ को लेके गवर्नर हाउस के उस पे डेमोन्स्ट्रेशन में। ये देश में पहली बार हुआ है। सतीश जी, आप सीधे आंदोलन में शामिल हुए थे क्वारंटीन से निकलकर, इसी वजह से कि लग रहा था आपको कि कोई दबाव बनाया जाएगा? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि कोरोना से भी बड़ा संक्रमण कोई है तो राजस्थान में अपराधों का है, और उससे लड़ने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। और इसकी वानगी है कि हमारे झुंझुनू के सांसद पर, विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए उन्होंने इसमें। बहुत धन्यवाद सतीश जी। सतीश जी, हम उम्मीद यही करेंगे कि आपके आंदोलन, आपकी बात, आपके प्रदर्शन या जो भी आप करें उसका असर हो और राजस्थान में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित हों। ये बेहद गंभीर खबर है, लेकिन यहां इसका एक पहलू और भी है जो अपराधियों के बढ़ते हुए बुलंद हौसलों की तस्दीक करता है। वो ये कि इस बच्ची के साथ जब रेप हो रहा था तो इसका वीडियो भी बनाया गया। ये बेहद शर्मनाक है। हाथरस में लगातार बढ़ते तनाव, हम रुख कर रहे हैं हाथरस का। तनाव और एक के बाद एक खुलासे के बीच केस में जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिंसा की साजिश रचने वालों को खुले शब्दों में समझा दिया है कि हिंसा की हर साजिश को सरकार नाकाम करेगी, हम नाकाम कर देंगे। उधर राज्य सरकार ने एसआईटी की जांच के लिए 10 और दिन का उन्हें समय दे दिया है। हाथरस में कौन रच रहा है हिंसा की साजिश, हाथरस में कौन तनाव बढ़ा रहा है, इससे जुड़ी एक एक खबर आज तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस समय हाथरस से जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें यहां पर हैं जो आप 5 तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और 100 करोड़ की ये साजिश है जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो आइए सुनवाते हैं आपको कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश रचने वालों को किस तरह से सख्त चेतावनी दी है।
इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र गजाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए सीधे हम आपको हाथरस लिए चलते हैं। श्वेता सिंह और कुमार कुणाल हमारे दो साथी हाथरस में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, इस बड़ी साजिश के खुलासे के बाद जो तनाव वहां पर था, लोगों को यह समझ में आ रहा है, क्योंकि गांव-गांव आप घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, क्या लोगों को यह समझ में आ रहा है कि एक साजिश थी और अब हमें संयम बरतना चाहिए और इसका असर तनाव कम करने या तनाव कम होने में भी होगा? श्वेता। सईद, अभी तक तो जो बातें सामने आ रही थी कि साजिश है, ये गांव वाले चीख चीख कर कह रहे थे। गांव वाले बार बार कह रहे थे कि ये साजिश है। गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। गांव में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ये साजिश कैसे? क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं, क्यों ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं? इन्होंने इससे पहले कभी ऐसी चीजें देखी नहीं, ये इनकी तरफ से कहा जाता था। ये सब ये पूछ रहे थे कि क्या हाथरस को राजनीति का केंद्र तो नहीं बनाया जा रहा है। और अब जब ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, जब ये सारे सूत्र हमारे सामने जुड़ रहे हैं, तो गांव के जो तमाम लोग हैं उन्हें ऐसा यकीन हो रहा है कि अभी तक जो इन्हें साजिश का डर लग रहा था, वो साजिश हकीकत है और उसकी तह तक जाने की जरूरत है। सईद जी बिल्कुल। श्वेता, कुणाल, आप भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। ये कितना बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सरकार ने, खुफिया एजेंसियों ने अपना काम कर दिया है और एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है, लेकिन क्या इसका असर हाथरस में जो तनाव था वहां उसे कम करने में या लोगों में कुछ देखने को मिल रहा है आपको, कुणाल? देखिए, जमीन पर जब हम देखते हैं, खास तौर पर हम इस वक्त पीड़िता के घर पर खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से ही कई सारे मिलने वाले तो आ ही रहे हैं। यहाँ पर कई सारी अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं घरों में आकर के पुलिस ने। इसके अलावा जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एसआईटी की टीम आज यहाँ पर आई थी, पूछताछ हुई, छठी बार आई। एसआईटी की जो जांच है उसको भी 10 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस बीच में जो जांच है वो भी रफ्तार पकड़ रही है। सुरक्षा की चिंता है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चौतरफा, एक तरफ तो जो साजिश की बात है, जो कही जा रही है साजिश की बात, उस पर भी परिवार रिएक्ट करता है, कहता है कि ये जानबूझकर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए साजिश की बात कही जा रही है। तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो है जो साजिश की बात सरकार कर रही है, दूसरा पहलू जो परिवार कह रहा है। परिवार कह रहा है कि चूंकि हमें न्याय चाहिए, इसलिए साजिश पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए, पहले न्याय कैसे मिले पीड़ित परिवार को, उस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, तमाम जांच में फंसाकर या फिर साजिश का ये एंगल नया तलाश करके। बिल्कुल कुणाल। श्वेता, आप हाथरस के हर गांव में जा रही हैं और एक आवाज जो सुनाई दे रही है वो ये कि पीड़िता को न्याय अवश्य मिले, जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं। क्या लगता है कि सरकार ने जो लगातार जांच पे जांच हो रही है, वहां पर अधिकारी आकर
पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस एंगल को ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं, इस एंगल को ध्यान में रखा जा रहा है। पीड़िता के परिवार को, जैसा कुणाल भी बता रहे हैं, वहां पर पूरी सुरक्षा दे दी गई है। वहां हालांकि गांव में जितने भी लोगों से बात कीजिए वो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो असुरक्षित हैं। सब कहते हैं कि हमारी भी बेटी है, बेटी के तौर पर हम देख रहे हैं और इसीलिए सब चाहते हैं। देखिए, ध्यान भटकाने की बात तब होती जब किसी जांच की बात नहीं हो रही होती। जांच की बात हो रही है, जांच की कोशिश हो रही है, कोशिश ये की जा रही है और उसमें से कोई मुकर नहीं रहा है। सब कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा लो, सब कह रहे हैं सीबीआई करा लो। जो भी जांच होनी है होनी। अगर जांच के लिए सब तैयार हो रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हाथरस का बच्चा ये कहता है कि वो लड़की के साथ खड़े हैं, कोई भी दोषी के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन वो ये चाहते हैं सिर्फ कि अगर आरोप लग रहे हैं तो उसके तह तक जाइए और आप पूरी बात को निकाल। अगर कुछ सवाल भी मन में रह जाते हैं, किसी एक निर्दोष को अगर सजा होने की नौबत आती है तो ये नहीं होना चाहिए। श्वेता, एक बात बताइए, ये तो कानून का सबसे बड़ा मूल होता है। श्वेता, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये तमाम बातें इन आरोपियों के पक्ष में आ रही हैं? क्या कुछ गांव के या ज्यादातर गांव के लोगों का ये मानना है कि पुलिस ने ये गलत लड़कों को गिरफ्तार किया है, अपराधी कोई और हैं जिनकी तरफ पुलिस का ध्यान नहीं है? क्या बात कुछ ऐसी है श्वेता? देखिए, दो चीजों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं कि चूंकि भाई का नाम और एक आरोपी का नाम सेम है, इस वजह से क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको दूर कीजिए। वो ये मांग कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि रिहा करो की मांग नहीं हो रही है। बिल्कुल उन्हें इन आरोपों को झूठा साबित, ये बात कोई नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि क्या नाम एक होने से कुछ गुंजाइश हो सकती है। दूसरा ये कि जो बाकी 3 नाम है, चूंकि उनमें से एक के पास ये है एलिबाई है कि वो डेयरी पर काम करते थे, डेयरी के पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि उस समय वो ड्यूटी पर थे। बाकी दोनों का जो है वो गांव में तो थे, इसीलिए वो सारी चीजों को सिद्ध होना होगा, उन आरोपों को सिद्ध होना होगा। और वैसे भी हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है सईद, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम भारत हैं, हम हिंदुस्तान है और यहाँ पर न्याय की एक प्रक्रिया है। अगर संविधान में वो बदलाव हो जाता है जी तो सही है, फिर भी कि आप ऑन द स्पॉट कोई चीज करें, लेकिन इसमें तो जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने उन लोगों से बात की, डेयरी पर जो लड़का काम करता है, कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद था, और एक शख्स ने तो बल्कि बड़ा, जब कहा था कि वो ये बाहुबली हैं, तो बड़ा उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी हैं वो पकड़ से बाहर हैं? क्या अपराधी कोई और हैं? ये भी सवाल है। हम इस पर भी आएंगे, कुणाल आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिए हाथरस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरास को अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवार वालों से सहमति भी ले ली गई है। ये सारे के सारे कदम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अदालत ने यूपी सरकार से फुल सिक्योरिटी प्लान देने के लिए भी कहा था। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने जिस तरीके से आदेश जारी किया था, उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के लिए परिवार वालों से सहमति ली गई है। परिवार वालों ने जब सहमति दी उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा इस रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए यहां पीएसी के जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा परिवार वालों के हर एक शख्स के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए स्पेशल शैडो के यहां पर तैनाती की गई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मेटल डिटेक्टर भी लगाया जाएगा, यानी कि मेटल डिटेक्टर जरिए ही लोग इस रास्ते से गुजर करके अंदर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का सीधा और साफ मकसद ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहे जिससे कि परिवार वालों पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो सके। ये सीसीटीवी कैमरा
एक गैलरी में लगाया गया है और दूसरा कैमरा घर के अंदर लगाया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। प्रशासन का ये साफ कहना है कि परिवार वालों की सहमति के बाद ही ऐसे कैमरे इंस्टॉल अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। अगर कोई अवांछित व्यक्ति आने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी एंट्री पहले रजिस्टर पर होती है, लेकिन अगर वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी निगरानी इन कैमरों के जरिए की जा सकेगी। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सुरक्षा आपने देख ली, सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, यानी कि अब जो भी पीड़िता के घर के आसपास आएगा जाएगा वो उसकी निगरानी होगी। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। श्वेता और कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा उनके पास लिए चलेंगे, लेकिन राजस्थान में भी एक दरिंदगी हुई है बच्ची के साथ। रुकने से पहले कुणाल, जल्दी से आप ये बता दीजिए कि पीड़ित परिवार का अब भी कुछ कहना है, क्योंकि अब जो माहौल बिगाड़ा जा रहा था वो साजिश बेनकाब हो गई है। लोगों में संदेश चला गया है कि हमें माहौल नहीं खराब करना है, सिर्फ अपराधियों को सजा दिलानी है। क्या वो ये उनका भी ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे अपराधी भी हैं, ऐसे आरोपी भी हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं? कुणाल, देखिए, उनका ये तो नहीं कहना है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी सईद, और उनका कहना था कि माहौल नहीं है गांव में इस तरीके का कि हम गांव में रह पाएं। आपको सीधे ले जाते हैं, भाई हैं पीड़िता के। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको गांव में डर लग रहा है, किस तरीके की बात है? क्या आप गांव में रहना चाहते, नहीं रहना चाहते? जब तक यहाँ पर जब तक सिक्योरिटी है, जब तक तो हम यहीं पर रहेंगे। उसके बाद हमें जब कोर्ट वोट को जाना होगा तो हमें यहाँ से अलग जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब अपने बाहर ही देखें कहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिक्योरिटी है। जब तक हमारा केस चलेगा उसके बाद हमें तो पूरा अकेला ही रहना पड़ेगा ना। आपको भी लगता है कि अभी कुछ जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं? आपको लगता है या सब पकड़ लिए गए हैं, उनको आपको बस न्याय चाहिए? जी नहीं, जो लड़के जो बताए गए हैं वो तो अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये तो पता नहीं है, जो भी हमें तो बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सही साफ कहना है कि जब तक सुरक्षा दी गई है, जब तक पुलिस बल है, जब तक ये सीसीटीवी कैमरे हैं, तब तक तो सुरक्षा है। लेकिन जब एक बार ये तमाम चीजें हटेंगी, उसके बाद उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है, और ऐसी हालत में वो इस गांव को छोड़ करके, यहाँ से पलायन करके भी बाहर जाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ रह नहीं सकते। ठीक है कुणाल। श्वेता, क्या लगातार हर गांव से अगर एक आवाज उठ रही है कि दोषियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले लेकिन निर्दोष को सजा ना हो, तो क्या यह संदेश है कहीं ना कहीं गांव वालों की तरफ से कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दोषी नहीं हैं, उन्हें गलत पुलिस ने गिरफ्तार किया है? देखिए, जब पहली गिरफ्तारी हुई थी सईद, उसके बाद आपने भी देखा होगा कोई आवाज उठी नहीं थी। पहली गिरफ्तारी हुई थी, सबको लगा कि ये मामला, चूंकि गांव में कुछ लोग होते हैं जो आसपास में जो कुछ चल रहा होता है वो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन चीजों को लेकर। लेकिन चूंकि इस मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कारण से एक बार नहीं, 2 बार, फिर तीसरी बार जाकर जो आगे चलकर जो नाम लिए गए उसके आधार पर बाकी गिरफ्तारियां हुई। अब सबका मानना सिर्फ इतना है कि अगर संशय है किसी चीज को लेकर, अगर संशय है थोड़ा सा भी किसी चीज को लेकर, तो जांच हो जाने में दिक्कत क्या है, वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका अगर दोष साबित हो जाए तो उसी चिता पर जला दो जहां पर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां परिवार नहीं आया था। वो इतना तक कह रहे हैं। ये बड़ी चीज होती है सईद, लेकिन वो सिर्फ इतना मान रहे हैं कि उससे पहले न्यायिक प्रक्रिया हो। न्याय का सीधा मतलब होगा न्यायिक प्रक्रिया हो, कम से कम जांच हो जाए। ठीक है श्वेता, बहुत धन्यवाद आपका। कुणाल, आपका भी धन्यवाद। हमारे दोनों संवाददाता साथी हमारे साथ बने हुए थे। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हाथरस में 100 करोड़ रुपए की साजिश, ये हम आपको दिखाएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक अन्य 70 चैनलों